तो हेलो एवरीवन। स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आज के एक नेक्स्ट लेक्चर्स में। ये कौन सा लेक्चर्स हो गया? ये आपका लेक्चर नंबर 6 हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले 6 लेक्चर्स को बड़े ही सिंसियर के साथ आप देख रहे होंगे। समझ में आ गया? और ये जो मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ ये सारे के सारे लेक्चर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई भी लेक्चर्स मैंने अभी तक नहीं लिया है जिसका एग्जाम से रिलेटेड कोई कंटेंट ही ना हो। सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। पिछले लेक्चर्स नंबर 5 में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडिपेंडेंस इवेंट्स के बारे में। इंडिपेंडेंस इवेंट्स होता क्या है, उनके कंसेप्ट के बारे में, उनके मैथमेटिकल थ्योरीज के बारे में मैंने सारा कुछ ऑल अबाउट इसके बारे में, इंडिपेंडेंस इवेंट्स के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था। और जिसका बुक्स का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक हम लोगों ने बनाए हुए थे। उसमें आप जब जाइएगा ना क्लास 9 नंबर क्वेश्चन इस रिलेटेड आप क्वेश्चन आप बुक के एग्जाम्पल से में सारा खोज लीजिएगा कि बुक में जितना रिलेटेड E1 और E2 पे बेस्ड एग्जाम्पल है ये सारा एग्जाम्पल आप बनाइएगा। उससे रिलेटेड जितने भी ये चारे जो निकालना फाइंड करना है वो सारा का सारा आप बुक के एग्जाम्पल से ढूंढ करके निकालिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट से इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ ही लेता है, इसलिए आपको इसको बनाना है। वैसे मेरे नोट्स में सारा ये भर भर के दिया जाएगा। जब नोट्स में रहेगा तो ये भर भर के क्वेश्चन रहेगा, लेकिन फिर भी आप बना लीजिएगा तो आपको क्लियरिटी महसूस होगी, ज्यादा आपको कंसेप्ट पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आएगा। सो मैं आज लेक्चर नंबर 6 में मैं सोच रहा हूँ एक्सरसाइज 29 का बी में क्वेश्चन नंबर उस दिन 9 तक 10 तक तो पढ़ ही लिए थे। आज मैं 10 से ले करके कितने तक, 18 तक आज के लेक्चर्स में मैं कवर करने वाला हूँ। सो अपनी कॉपी और कलम को निकाल लीजिए और ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर मैं 10 में आता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी कंप्लीट तरीका से आप सारा बना भी रहे होंगे, नोट्स कवर भी कर रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बोल क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कि कमल एंड बीमल अपीयर्ड। ये इस तरह क्यों लिखा रहा है? एक मिनट। ठीक है, चलिए हटाइए इसको, इरेज कर देते हैं। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर ध्यान से मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा और आपको समझना है उसी तरह। मैं जिस तरह पढ़ रहा हूँ आपको भी उसी तरह पढ़ना है। कमल एंड बीमल appeared for an interview for 2 vacancies। इसमें मतलब कहने का मतलब है क्या कि जो कमल है और बीमल ये दो नाम है, ये किसी इंटरव्यू में दोनों, मतलब कि appeared for an इंटरव्यू में appeared हुआ for 2 वैकेंसी। ठीक है ना, 2 वैकेंसी जिसमें था। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ कमल सिलेक्शन इज 1/3। कमल की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटीज 1/3 है। जैसे ही मुझे डाटा दिख गया तो मैं तुरंत गिवन डेट करके नहीं लिख दूंगा, तुरंत आप बोलिए कि हाँ सर लिख दीजिए। तो मैंने एक लाइन देखा डाटा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गिवन डेट। गिवन डेट क्या दिया गया मेरा? द प्रोबेबिलिटीज ऑफ कमल सिलेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी के मतलब कमल हो गया, शॉर्ट में लिख दिया हूँ। प्रोबेबिलिटीज ऑफ कमल सिलेक्शंस, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके बारे में। प्रोबेबिलिटीज ऑफ कमल सिलेक्शंस। प्रोबेबिलिटीज ऑफ कमल सिलेक्शन ये आपका कितना दे दिया गया है? 1/3। 1/3। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोमा करके लिख दिया। फिर उसके बाद क्या बोला है, फिर आगे मैं पढ़ता हूँ। एंड दैट ऑफ बीमल सिलेक्शन इज 1/3, 1/5। चलिए फिर मैं लिख दिया हूँ कि दिया और क्या दिया गया है। पी, पी के मतलब कमल्स का सिलेक्शन हो गया। अब पी भी इसको ले लेते हैं, बीमल है तो पी भी से डिनोट कर दिए हैं। इसका भी क्या होगा? बीमल सिलेक्शंस, प्रोबेबिलिटीज ऑफ बीमल सिलेक्शंस। इतना बड़ा अगर नहीं आप लिखिएगा यहाँ पे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बीम प्रोबेबिलिटीज ऑफ पोस्ट ऑफिस एस में यहाँ पे दे दूंगा। पोस्ट ऑफिस एस यहाँ पे लिख दिया हूँ, बीमल सिलेक्शंस।
वैसे आप वो लिख दीजिएगा प्रोबेबिलिटीज ऑफ विमल सिलेक्शंस, को भी अच्छा लगेगा। 1/5। ठीक है, अब मुझे क्या बोला है आगे मैं पढ़ता हूँ, आगे जो दिया गया वो मैं पढ़ता हूँ। फाइंड फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट द ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। इन दोनों में से बोल रहा है कि नहीं एक को ही सिलेक्ट करना है, यही बोलना चाह रहा है वो। इसका मतलब दो कैंडिडेट है यहाँ पे अपीयर्ड हुआ इंटरव्यू में, उस दोनों कैंडिडेट्स में से क्वेश्चंस का कहने का मतलब है क्या, दो कैंडिडेट, एक कमल है और एक विमल है, दोनों इंटरव्यू के लिए अपीयर्ड हुआ, मतलब देने के लिए पहुंचा, उस दोनों में से सिर्फ एक ही को उनको सिलेक्ट करवाना है, तो उसका प्रोबेबिलिटीज निकालना है। वही बोलना चाह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। इन दोनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट करना है, तो उसका प्रोबेबिलिटीज क्या होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शंस पैदा हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्शंस पैदा क्या हो रहा है कि अगर कमल को सिलेक्ट किया मैंने, तो विमल को रिजेक्ट करना पड़ेगा, यही ना करना पड़ेगा। दोनों में से अगर एक को सिलेक्ट करना है, सोचिए जरा, अगर मैंने एक बार कमल को सिलेक्ट किया तो विमल को रिजेक्ट करना है, या फिर विमल सिलेक्ट हुआ तो कमल रिजेक्ट होगा। आप ये समझे क्या नहीं है? दो कंडीशंस है। अगर मैंने कमल को सिलेक्ट किया, अगर मैंने कमल को पहले सिलेक्ट किया, कमल को मैंने सिलेक्ट किया तो इसको रिजेक्ट करना होगा। अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया विमल को, तो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। इन्हीं की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है मुझे। चलिए कैसे निकलता है, तो आप मुझे ये बताइए। अब मुझे निकालना है देयरफॉर प्रोबेबिलिटीज ऑफ, किसका निकालना है, द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, अब मैं यहाँ से लिख देता हूँ, यहाँ पे ये वाला लाइन यहाँ पे लिख दो, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, आप जरा सोचिए कि इसके लिए, अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया अभी मैंने आपको, कि पी जो है प्रोबेबिलिटीज, एक बार कमल को सिलेक्ट किए तो वहां पे विमल का रिजेक्शन होगा, विमल का रिजेक्ट करना पड़ेगा मुझे, विमल को रिजेक्ट करना पड़ेगा। समझे क्या नहीं समझे? या फिर यहाँ पे देखिए, या फिर लिखना होगा और लिखना होगा, क्योंकि दोनों में से किन्हीं एक को ही चूज करना है, ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस दो क्रिएट हो रहे हैं, कमल सिलेक्शंस विमल रिजेक्शन, या फिर विमल का सिलेक्शंस, या फिर विमल्स का सिलेक्शन एंड कमल का रिजेक्शंस, इसको नॉट से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब के नॉट, यहाँ पे समझ लीजिएगा के नॉट, या फिर के कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं, या के डैश बोल सकते हैं, कुछ भी आपके मन में आए वो आप समझ लीजिए। तो मुझे ये बताइए कि एंड का मतलब तो हम लोग इतना दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं सर? आप बोलिएगा कि सर एंड का मतलब क्या होता है सर? गुना होता है। क्या होता है सर? गुना होता है। एंड्स का मतलब यहाँ पे गुना होता है सर। और का मतलब सर आप बोलिएगा कि प्लस होता है सर। अरे हाँ, पहले पढ़ चुके हैं ये सारा बात। तो ठीक है, तो मुझे सर यहाँ पे आप बोलिएगा क्या, क्या बोलिएगा कि पी के प्रोबेबिलिटीज ऑफ कमल सिलेक्शन इनटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ बीमल रिजेक्शंस, ठीक है, और है तो प्लस का साइन दे दिए, प्रोबेबिलिटीज ऑफ बीमल का सिलेक्शंस इनटू प्रोबेबिलिटीज ऑफ कमल का रिजेक्शंस, ये चार निकल गया। आप मुझे ये देख के बताइए कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ कमल सिलेक्शन, इसका वैल्यू तो दिया गया है, इसका वैल्यू ऊपर दिया गया है, इसका नहीं दिया हुआ रिजेक्शंस का, और इसका विमल का सिलेक्शंस का दिया गया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से इसके रिजेक्शंस का वैल्यू नहीं निकाल लूंगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटीज ऑफ कमल का रिजेक्शन, यहीं पे मैं डैश दे करके इनके रिजेक्शंस की प्रोबेबिलिटीज निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? पहला क्लास में जो बताया था, क्या बताया था कि घटना होने की प्रायिकता और घटना ना होने की प्रायिकता दोनों का सम एक के बराबर होता है। इसका मतलब ये घटना जो हुआ, मतलब सिलेक्शन जो हुआ, सिलेक्शन की प्रायिकता और रिजेक्शंस की प्रायिकता, इन दोनों का सम एक के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पे एक से अगर इनके सिलेक्शंस को माइनस कर दूं, तो इनके रिजेक्शंस का वैल्यू नहीं आ जाएगा। बोलिए हाँ जी, सोचिए जरा एक बार, सोच के उसके बाद हाँ बोलिए। हाँ, हाँ, ठीक है। तो मैं रिजेक्शंस का वैल्यू कैसे निकालूंगा? तीन में से एक गया तो 2/3। आप बोलिए जरा।
ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा एलसीएम लेकर के। उसके बाद यहाँ पे बीमल का सिलेक्शन का वैल्यू 1/5 दिया गया है, तो यहाँ पे मुझे फिर से निकालना होगा बीमल की रिजेक्शंस का वैल्यू। तो इनमें भी वही कंसेप्ट कि प्रायिकता होने की घटना और प्रायिकता ना होने की घटना दोनों का सम एक के बराबर होता है। तो आप में से 5 में से 1 घटा दिया तो इसका मतलब 4/5 बोलिए जी। हाँ, अब मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट कर दूँ, क्या वैल्यू पुट कर दूँ? कमल कमल का सिलेक्शन का वैल्यू कितना आ गया मेरा 2/3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2/3 इंटू बीमल की रिजेक्शन का वैल्यू 1/5, 1/5 में यहाँ पे लिख दिया, प्लस का प्लस बीमल के सिलेक्शन का रिजेक्शन का वैल्यू यहाँ पे लिखना था। 1 मिनट, चलिए मिटा करके मैं यहाँ पे रिजेक्शन का वैल्यू लिख देता हूँ। बीमल की रिजेक्शन का वैल्यू कितना दिया, वो 4/5। बीमल रिजेक्शन वैल्यू आप फ्रेश फ्रेश से लिखिएगा, मेरा थोड़ा कंजेस्टेड हो गया। बीमल की रिजेक्शन का वैल्यू 4/5 और बीमल की सिलेक्शन का वैल्यू 1/5, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/5 गुना ऑफ कमल की रिजेक्शन का वैल्यू 2/3, तो 2/3 यहाँ पे। चलिए यहाँ पे कमल के सिलेक्शन का वैल्यू कितना था 1/3, यहाँ पे भी आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 1/3 ये वाला वैल्यू, तो यहाँ पे 1/3 मैं कर दिया। ठीक है, ओवरऑल आप कट पिट करके नहीं इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। 5 से 15, 15 इसका एलसीएम आ जाएगा, 15 इसका मेरा एलसीएम आ गया 15। तो 4 प्लस ऑफ 2 कितना आ गया, 6/15 आ गया। इसको कट पिट मिटा के 3 से 2 बार में गया, 3 से 5 बार में गया, तो 2/5 इसका आंसर नहीं हो गया जी? बोलिए हाँ। कुछ नहीं, बस यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा था, कुछ कहने का मतलब है ही नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ एक ही बात कह रहा था वो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। इस दोनों में से कमल और विमल में से एक को सिलेक्ट करना है, तो आप अपने मन से सोचिए कि उसको एक ही को सिलेक्ट करना है, तो या फिर वो कमल को सिलेक्ट करेगा तो कमल को वो सिलेक्ट करेगा, तो यहाँ पे विमल को वो रिजेक्ट करेगा, या फिर वो विमल को सिलेक्ट किया तो वो कमल को रिजेक्ट करेगा। ये दो कॉन्ट्राडिक्शंस पैदा हो रहा था यहाँ पे, और दे दिए कि दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन वो लागू होगा, तो और के लिए मैं बताया था कि और के लिए यहाँ पे प्लस आता है, बाकी कुछ नहीं, यही था, बाकी कुछ था कुछ नहीं। चलिए इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 12 उस पे देखते हैं, और 2 बार मैं 2 क्वेश्चन देखूंगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे मैं आता हूँ। 12 क्या बोल रहा है, देखिए जरा। 12 बोल रहा है आपको कि कमल, 1 मिनट जस्ट वेट, हाँ ठीक है। 12 क्या बोल रहा है, कमल एंड वरुण appeared फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसी। इसमें भी वही बोलना चाह रहा है वो कि कमल और वरुण दोनों, कमल और बेड appeared फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसी। इसमें भी 2 वैकेंसी के लिए ये दोनों appeared हुआ। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अरुण सिलेक्शन इज 1/4। जैसे ही मुझे दिख गया मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन दैट गिवन दैट मैंने लिख दिया यहाँ पे गिवन दैट क्या, अरुण सिलेक्शन प्रोबेबिलिटीज ऑफ अरुण का सिलेक्शन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/4। आप लिख लीजिएगा प्रोबेबिलिटीज ऑफ अरुण अरुण सिलेक्शन 1/4। जैसे ही मुझे दिख गया यहाँ पे कि अरुण का सिलेक्शन, तो यहीं पे मैं बगल में इसके रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटीज को निकाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन इसमें भी आएगा। तो रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटीज 1 - 1/4, 1 - 1/4 इज इक्वल टू, आप लीजिएगा एलसीएम तो 3/4 आ जाएगा। ये सब कर लीजिएगा। फिर आगे में पढ़ा, आगे में क्या पढ़ा, एंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एंड दैट ऑफ द बेट रिजेक्शंस इज 2/3। यहाँ पे बेट की रिजेक्शंस की प्रोबेबिलिटीज को दे दिया है, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब बेट का रिजेक्शंस का प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे दे दिया है, रिजेक्शंस की प्रोबेबिलिटीज को कितना दे दिया गया है, इसको निकालने का जरूरत नहीं है। 2/3, 2/3 इसकी रिजेक्शंस की प्रोबेबिलिटीज दे दिया गया, तो इनकी सिलेक्शंस की प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएगा, आप मुझे ये बताइएगा। तो एक में से 2/3 रिजेक्शंस का दिया गया, ये ध्यान से देखिएगा, रिजेक्शन दिया गया था यहाँ पे, और यहाँ पे सिलेक्शन दिया गया था, कहाँ पे, यहाँ पे सिलेक्शन दिया गया था। सिलेक्शन का 1/4, तो सिलेक्शन का 1/4 मैंने लिख दिया, तो रिजेक्शन का 1 से मैं माइनस कर दिया। और बेट का रिजेक्शन का दिया गया 2/3, तो 2/3 इसके सिलेक्शन का आप माइनस कीजिएगा, तो इसके सिलेक्शन का एक माइनस ऑफ 2/3, जैसे ही आप माइनस कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 1/3। अब मुझे यहाँ पे दिख गया सिलेक्शंस का, ये एक हो गया, एक ये हो गया रिजेक्शंस का अरुण का, उसके बाद एक ये हो गया बेट की रिजेक्शंस का, और एक ये मेरा बेट के सिलेक्शंस का, ये चार निकल गया। उसके बाद आखिर वो आगे क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटीज
फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट एट लीस्ट, फिर यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, एट लीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। कम से कम एक, एटलीस्ट मतलब कि मैंने क्या बताया था आपको, कितना बार आप सीख लिए होंगे, एटलीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम, लेकिन सोचना उल्टा है, कम से कम एक, ज्यादा भी होगा तो भी चलेगा, कम से कम एक, ज्यादा भी होगा तो भी चलेगा, कम से कम एक, समझ गए, ज्यादा होगा तो भी चलेगा। अब मैं यहाँ पे लिख दूं प्रोबेबिलिटीज एट लीस्ट वन ऑफ देम सिलेक्टेड, यहाँ से देखना है कुछ नहीं, बस यहाँ से मैं ये लाइन उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा, प्रोबेबिलिटीज दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, तो यहाँ पे निकालूंगा, लिख देता हूँ मैं यही बात को यहाँ पे लिख दूंगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज एट लीस्ट वन ऑफ देम सिलेक्टेड, इसका मतलब क्या हुआ कि एक को सिलेक्ट करता हूं। अब यहां से देखिए कॉन्ट्राडिक्शंस क्या क्या उत्पन्न हो रहा है, देखिए, हो सकता है, हो सकता है क्या कि पहले अरुण सिलेक्ट हो गया, ठीक है, एंड बीमल रिजेक्ट हो गया, बोलिए हाँ जी, ठीक है, बीमल रिजेक्ट हो गया, फिर मैंने और का ले लिया साइन, और ले लिया, और या फिर हो सकता है, क्या हो सकता है कि बीमल का सिलेक्शन हुआ होगा, या फिर बीमल का सिलेक्शन हुआ होगा और अरुण का रिजेक्शन हुआ होगा, ये भी तो हो सकता है। बोलिएगा कि हाँ, कम से कम एक को चूज करना है, ज्यादा होगा भी तो भी चलेगा, और फिर क्या आगे हो सकता है, तो आप बोलिएगा कि सर कि एटलीस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा दोनों सेलेक्ट हो गया होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अरुण का भी सिलेक्शन हो गया होगा, या फिर वरुण का भी सिलेक्शन हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम बन जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे नहीं लिख दो पी ए का सिलेक्शन गुना ऑफ पी भी का रिजेक्शंस, और है तो प्लस आ गया पी भी का सिलेक्शंस गुना ऑफ पी ए का रिजेक्शंस, और है तो प्लस आ गया पी ए का सिलेक्शंस इंटू ऑफ पीवी का रिजेक्शंस, नहीं नहीं दोनों का सिलेक्शन, ठीक है, दोनों का सिलेक्शन। अब इसमें आप वैल्यू पुट करके नहीं आंसर निकाल लीजिएगा, नहीं बोल दीजिएगा एक बार कि छोड़ दीजिए यहाँ पे सर, हो जाएगा हमसे, मैं छोड़ देता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके बना लीजिएगा, आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, जित सारा मैंने वैल्यू यहाँ पे निकाल ही दिया है, आप उसको वैल्यू पुट करके आप उसको बना लीजिएगा, सारा बन जाएगा, ठीक है। इज दैट अंडरस्टूड, आप यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब मैं आगे जाता हूँ, आगे क्वेश्चन नंबर मैं 13 पे आता हूँ, 13 नंबर पे क्या बोल रहा है, 13 नंबर पे क्वेश्चन पे कि ए एंड बी अपियर फॉर एन इंटरव्यू फॉर द टू वैकेंसी इन द सेम पोस्ट, सेम वही बोल रहा है कि यहाँ पे नाम नहीं दे कि ए और बी दे दिया है कि दो वैकेंसी के लिए सेम पोस्ट के लिए वो अप्लाई किया, अपियर हुआ इंटरव्यू में। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ए सिलेक्शन इज 1/6 एंड दैट ऑफ द बी सिलेक्शन इज 1/4, तुरंत मैंने यहाँ पे लिख दिया, कुछ नहीं, जैसे ही मुझे देखा मैं यहाँ पे तुरंत लिख दिया गिवन दैट, गिवन दैट क्या लिखा मतलब प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए सिलेक्शन, आप वहां पे बढ़िया से लिख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए सिलेक्शन ये क्या दे दिया है, 1/6, आप लिखिएगा वहां पे इस तरह, क्या लिखिएगा प्रोबेबिलिटीज, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा था, प्रोबेबिलिटीज ऑफ, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए सिलेक्शन, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए सिलेक्शन, ए का सिलेक्शन का क्या हो गया, इसका ए के सिलेक्शन का 1/6, तो मैंने यहाँ पे 1/6 लिख दिया, यहीं पे बगल में कोमा दे करके मैं इसके रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटीज को लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटीज ऑफ इज रिजेक्शन, आप बोलिएगा कि एक में से 1/6 को मैं माइनस करूंगा, एक में से 1/6 को माइनस करूंगा, एलसीएम दिया तो छो, इधर छो में से एक दिया तो 5/6, ठीक है। फिर यहीं पे मैं लिख दूंगा बी, बी दिया हुआ है, बी का क्या दे दिया है प्रोबेबिलिटीज ऑफ, यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ बीज सिलेक्शन, इसका वैल्यू कितना दे दिया गया है 1/4, 1/4 मेरा दे दिया है। आप मुझे बी के रिजेक्शन का वैल्यू निकाल के बताइए कि एक से माइनस में, एक से माइनस कर दूंगा 1/4 को नहीं आ जाएगा, एक से माइनस 1/4 को मैं किया तो 3/4 नहीं आ गया जी, बोलिए तो जरा, 3/4। अब मैं यहाँ से नहीं लिख देता हूँ क्या कि ए के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/6 है,
बी के सिलेक्शंस की, ए के रिजेक्शंस की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। उसके बाद बी के सिलेक्शंस की प्रोबेबिलिटीज 1/4 है और बी के रिजेक्शंस की प्रोबेबिलिटीज 3/4 है। अब इसमें कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? देखिए 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है इसमें? पहला नंबर क्वेश्चन, बोथ ऑफ देम सिलेक्टेड। इसका मतलब बोथ ऑफ देम सिलेक्टेड, दोनों का दोनों सिलेक्ट हो गया। तो दोनों का दोनों सिलेक्ट हो गया, उसका कहने का मतलब क्या था कि दोनों सिलेक्ट हो गया। तो इसमें यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं पे कि बोथ ऑफ देम सिलेक्टेड पहला। तो इसके लिए आपका क्या आ जाएगा कि यहाँ पे ए भी सिलेक्ट हो गया तो बी भी सिलेक्ट हो गया, तो इसमें कुछ नहीं। जैसे बोथ ऑफ सिलेक्शन हो गया तो इसका मतलब इंटरसेक्शन, इसका मतलब पी इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब पी और बी दोनों का सिलेक्शन हो गया, यही कहने का मतलब है। इसमें आप दोनों के सिलेक्शन के वैल्यू नहीं निकाल लीजिएगा। ए के सिलेक्शन का वैल्यू कितना है? 1/6। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/6 गुना, और बी के सिलेक्शन का वैल्यू 1/4, तो 1/4। अब यहाँ पे गुना करके नहीं लिख लीजिएगा आप, 1/24 ये सब आता होगा आपको। चलिए ठीक है, पहला निकल गया, बन गया। अब मैं आ जाता हूँ इस पे दूसरा नंबर क्वेश्चन की। दूसरा नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है? हाँ वही पूछा था कि बोथ ऑफ देम सिलेक्टेड की, पहला क्वेश्चन था। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या वो बोल रहा है कि ओनली ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड। इसका कहने का मतलब है कि दोनों में से एक ही का सिलेक्शन हुआ है। तो आप जैसे ही आप देखिएगा तो आप क्या बोलिए कि ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड, मतलब सर कि क्या हुआ सर कि आप ए को पहले सेलेक्ट किए सर और बी को रिजेक्ट किए सर। बिल्कुल ठीक है। या फिर आप ये किए होंगे, क्या किए होंगे सर कि आप बी को ही सिलेक्ट कर लिए हैं या फिर ए को रिजेक्ट कर लिए हैं। बोलिए हाँ जी एक बार। हाँ। अब यहाँ पे चार, यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्शंस आया कि ए को सिलेक्ट किए बी को रिजेक्ट किए, बी को सिलेक्ट किए तो ए को रिजेक्ट किए। तो यहाँ पे मैं नहीं लिख दूं कि ए का पहले सिलेक्शन हुआ सर, एंड है तो गुना में आ जाएगा सर, और बी का रिजेक्शन हो गया होगा सर। ठीक है, और और है तो सर प्लस में आ गया सर, और बी का पहले सिलेक्शन हो गया होगा सर और ए का रिजेक्शन हो गया होगा सर, तो ए का रिजेक्शन हो गया होगा सर। यही है चार कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें दो कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। पी ए का वैल्यू कितना आया था सर? पी ए का वैल्यू 1/6 आ गया था। ठीक है, और इनके बी के रिजेक्शन का वैल्यू कितना आ गया था? तो आप बी के रिजेक्शन का वैल्यू निकाले होंगे तो कितना आ गया होगा? बी के रिजेक्शन का वैल्यू 3/4। चलिए 3/4 मैंने यहाँ पे लिखा था, पहले देख लीजिएगा वहां पे। और बी के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटीज का कितना था? बी के सिलेक्शन का वैल्यू, बी के सिलेक्शन का, ये सिलेक्शन 1/4, 1/4। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी के सिलेक्शन का वैल्यू 1/4 और पी के रिजेक्शन का वैल्यू 1/6, तो 5/6, 5/6। आप देखिए यहाँ पे मैं, आप इतना तो आप जान रहे होंगे कि नीचे 6 और 4 दोनों का लघुत्तम 24 ही आ गया, तो मैं यहाँ पे 24 डायरेक्ट लिख देता हूँ। चलिए ठीक है बिल्कुल। तो 3 का 3 आ गया, 1 गुना 3 इधर, 5 एकम 5 यानी 8/24, 8/24। इसका आंसर 1/3 आ जाएगा, कट पिट करके। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। उसके बाद हम मैं आया किसके नंबर, तीसरा नंबर पे। इसके तीसरे क्वेश्चन पे क्या बोलना चाह रहा है वो कि नन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। इसमें बोलना वो क्या चाह रहा है कि दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, नन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। तो आप जैसे ही बोलिए कि दोनों में से कोई नहीं सिलेक्ट हुआ, इसका मतलब सर पी, देखिए दिल बन गया, बनाओ कुछ बनता है दिल, क्या पता। हाँ, यानी दोनों में से कोई सेलेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब सर ये भी रिजेक्ट हो गया सर और एक ये भी रिजेक्ट हो गया सर। यही ना कहने का मतलब था उसका कि ये भी रिजेक्ट हो गया सर, ये भी रिजेक्ट, तो इसका नहीं निकाल लीजिएगा वैल्यू पी का रिजेक्शन गुना और बी का रिजेक्शन। एकदम देख लीजिए इनके रिजेक्शन का वैल्यू, पी का ए का रिजेक्शन का कितना वैल्यू आ गया? 5/6 गुना ऑफ इनके रिजेक्शन का वैल्यू 1/4 था तो 3/4, तो 3/4। ठीक है, इसको कट पिट मिटा करके 2 यानी 5/8, 5/8 नहीं हो गया जी? हाँ बिल्कुल हो गया सर। उसके बाद आता हूँ मैं 4 नंबर, ये क्या बोलना चाह रहा है? ये क्या आ गया? हाँ चलिए 4 नंबर पे। 4 नंबर में वो बोलना क्या चाह रहा है? एट लीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। वही कहानी आ गया कि कम से कम एक सिलेक्ट हो, यानी दोनों में से एक सिलेक्ट होगा, या फिर ए सिलेक्ट हो गया होगा तो बी रिजेक्ट हो गया होगा, या फिर बी सिलेक्ट हो गया होगा तो ए रिजेक्ट हो गया होगा, या फिर दोनों सिलेक्ट हो गया होगा। यानी यहाँ पे जो कंडीशन बन रहा है वो कंडीशन को मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ। क्या मैंने बोला कि ए का सिलेक्शन हुआ होगा तो बी का रिजेक्शन हो गया होगा। क्या हो गया होगा? बी का रिजेक्शन हो गया होगा। ठीक है, या फिर और दे दिया हूं मैं, या फिर बी का सिलेक्शन हो गया होगा
तो ए का रिजेक्शन हो गया होगा, यही ना हुआ होगा, ठीक है। या फिर दोनों का सिलेक्शन हो गया होगा, पी एंड बी दोनों का सिलेक्शन हो गया होगा, यही ना हुआ। और कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, आप इसमें वैल्यू नहीं पुट कर लीजिएगा सर, वहां पे मैंने वैल्यू पुट नहीं किया था, मैंने सोचा था कि आप कर लिए होंगे, देखता हूँ मैं आप किए कि नहीं। ए का सिलेक्शन कोमा बी का रिजेक्शन प्लस ऑफ एंड का प्लस और का प्लस आ गया, प्लस ऑफ बी का सिलेक्शन गुना ऑफ ए का रिजेक्शन, ठीक है, और का प्लस आ गया कोमा बी का सिलेक्शन एंड का लिए क्या होता है, तो गुना आ गया बी का बी सिलेक्शन। अब मुझे यहाँ तक समझ में आ गया कि पहले ए का सिलेक्शन बी का रिजेक्शन, बी का सिलेक्शन ए का रिजेक्शन, दोनों का सिलेक्शन। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, मैं वैल्यू पुट करने वाला हूँ। ए का सिलेक्शन का वैल्यू कितना था, यहाँ पे देखिए 1/6, तो मैंने यहाँ पे 1/6 लिख दिया। अब बी के रिजेक्शन का वैल्यू, बी के सिलेक्शन का वैल्यू 1/4, रिजेक्शन की वैल्यू 3/4, तो मैंने यहाँ पे 3/4 लिख दिया। प्लस ऑफ बी के सिलेक्शन का वैल्यू 1/4, 1/4, ए के सिलेक्शन का वैल्यू 1/6, तो उसके रिजेक्शन का वैल्यू 5/6, यही ना था जी? हाँ बोलिए एक बार हाँ। उसके बाद यहाँ पे दोनों के सिलेक्शंस का वैल्यू, तो 1/6 गुना ऑफ 1/4, 1/6 गुना ऑफ 1/4। अब मैंने तीनों तीनों जगह देखा तो तीनों जगह मेरा एलसीएम वही 24 ही आ रहा था, 24 24 24, मैंने तुरंत एलसीएम ले लिया सर, 24 आ गया, 24 आ गया, तो ऊपर 3 आ गया, 3 जोड़ 5 जोड़ 1, तो इसमें आ गया 9/24, इस इट्स मीन्स 3/8, इसका आंसर आ गया। बोलिए हाँ जी, नहीं बन गया आपका? आप नहीं बना लिए होंगे। अच्छा मैं आप यहाँ पे बनाए क्या नहीं, 3 का 2 नंबर, 1 नंबर जो छोड़े थे, नहीं 2 नंबर छोड़े थे क्या? कौन सा छोड़ दिए थे? ये वाला छोड़े थे 12 का। आप बनाए क्या नहीं बनाए बताइए जरा। बना लिए होंगे आप, इसका उसी तरह बना लीजिएगा जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे बनाया था। चलिए अब आ जाते हैं, 13 तो हो ही गया मेरा, 14 नंबर पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। गिवन द प्रोबेबिलिटीज दैट द ए कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम इज 2/3, मतलब ए की क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रायिकता 2/3 दिया गया है, एंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ बी कैन सॉल्व द सेम प्रॉब्लम इज 3/5। तुरंत मैं देखा यहाँ पे एकदम एक वर्ड लिख दिया हूँ, गिवन दैट क्या दे दिया गया है, गिवन दैट, गिवन डेट क्या मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए कैन सॉल्व प्रॉब्लम, आप लिख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए कैन सॉल्व प्रॉब्लम इज इक्वल टू 2/3, 2/3। अब यहाँ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज इक्वल टू 2/3 को एक से माइनस माइनस करूंगा, 1 माइनस ऑफ 2/3, रिजेक्शन का वैल्यू वही प्रायिकता होने की घटना और प्रायिकता ना होने की घटना, दोनों का सम 1 के बराबर होता है, तो 1 से इसको मैं माइनस कर दिया हूँ, तो इसमें 3 में से 2 गया तो 1/3। बोलिए नहीं हो गया जी यहाँ तक? ए का भी निकल गया रिजेक्शन, ए का सिलेक्शन भी आ गया। अब मुझे बी का चाहिए, बी का चाहिए, तो बी के सिलेक्शंस की प्रोबेबिलिटीज 3/5 है, तो 3/5 बी के सिलेक्शंस की प्रोबेबिलिटीज मैं लिख दिया 3/5, कोमा बी के रिजेक्शंस की प्रोबेबिलिटीज एक से मैं माइनस कर दिया, एक से माइनस कर दिया मैं 3/5 को, तो इसमें आ गया 2/5। ये सात चारों मेरा जो यूज होगा मैंने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस पे आ गया कि एटलीस्ट क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज, क्या क्या पूछा, दैट एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। एटलीस्ट यहाँ पे फिर दिया गया है एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कि किन्हीं दोनों में से एक का सिलेक्ट होगा, या फिर एक रिजेक्ट होगा, या फिर ए, या फिर ए सिलेक्ट होगा तो बी रिजेक्ट होगा, या फिर बी सिलेक्ट होगा तो ए रिजेक्ट होगा, या फिर दोनों सिलेक्ट होगा। यहाँ पे जो कंडीशन बन रहा है वो सारा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्क्रीन में, यहीं पे लिख लेता हूँ। जगह, जगह तो नहीं है, रुको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहीं पे इसको बगल में लिख लेता हूँ, कंट्रोल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। चलिए मैंने कॉपी कर लिया एक तो, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे अपनी जिंदगी में मिला मिटाता हूँ। कितना नंबर क्वेश्चन था जी वो? 14 नंबर था ना? हाँ दूसरा सिलेक्ट हो गया था जी। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, चलिए। हाँ मैं यहाँ पे आप लिख दिया हूँ इसको मैं मिटाया थोड़ा सा, आप इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद आप इस पे आ जाइएगा। चलिए, एकदम बहुत इजी है टॉपिक्स, कोई बड़ी बात नहीं है, टॉपिक्स कवर हो ही जाएगा, हो ही जाएगा तुरंत।
आप इस पे आप एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी विल सॉल्व द प्रॉब्लम, जैसे ही आपको एटलीस्ट दिख गया तैसे ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए एटलीस्ट मतलब कम से कम, लेकिन सोचना उल्टा है। कम से कम एक का सिलेक्शन या फिर एक का रिजेक्शन, या फिर एक का सिलेक्शन एक का रिजेक्शन, या फिर दोनों का सिलेक्शन बोथ का सिलेक्शन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए का सिलेक्शन हो गया तो बी का रिजेक्शन हो गया, ठीक है, एंड बी का सिलेक्शन हो गया तो ए का रिजेक्शन हो गया, ठीक है, या फिर बोथ दोनों का सिलेक्शन हो गया। अब इनमें वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, ए के सिलेक्शन का वैल्यू कितना दिया गया 2/3, तो 2/3 मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब बी के रिजेक्शन का वैल्यू, तो सिलेक्शन का 3/5, रिजेक्शन का वैल्यू 2/5, 2/5 मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, प्लस बी के सिलेक्शन का वैल्यू 3/5, तो 3/5, और ए के रिजेक्शन का वैल्यू, ए के रिजेक्शन का वैल्यू 2/3, इसका मतलब रिजेक्शन का वैल्यू 1/3, तो 1/3 मैं यहाँ पे लिख दिया, प्लस ऑफ बोथ ए और बी के सिलेक्शंस के वैल्यूज प्रोबेबिलिटीज का वैल्यू, तो 2/3 और 3/5, 2/3 3/5, तीनों जगह मुझे 15 दिख गया, इसका मतलब कटपिट नहीं मिटाएंगे क्योंकि सब में उसी तरह है। 15 तो ऊपर 4 आ गया जोड़, 15 ऊपर में 3 आ गया जोड़, 15 ऊपर में 3, 3 दूनी 6 आ गया, 6 आ गया, तो 9 4 13, तो 13/15 इसका प्रोबेबिलिटीज का एटलीस्ट का वैल्यू आ गया। इज दैट अंडरस्टूड? यहाँ तक मुझे पक्का विश्वास है, यहाँ तक पक्का समझ में आ ही गया होगा। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ, उसमें बोला क्या कि नन ऑफ द टू विल बी सॉल्व द प्रॉब्लम, दोनों में से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, इसका मतलब ना ही ए सॉल्व कर पाया ना ही बी सॉल्व कर पाया, इसका मतलब इनकी प्रोबेबिलिटीज को कैसे लिखा जाएगा, क्या कि ना ही पी ए नॉट, ना ही पी ए नॉट का सिलेक्शन हुआ, ना ही पी बी नॉट का सिलेक्शन सॉल्व कर पाया प्रॉब्लम को। तो पी ए नॉट का वैल्यू कितना दिया गया था, तो इस सॉल्व करने का वैल्यू का 2/3, इसका मतलब 1/3, 1/3 गुना ऑफ पीवी का वैल्यू, पी नॉट का वैल्यू 3/5, ये पीबी का वैल्यू है तो नॉट का वैल्यू 2/5, 2/5 में यहाँ पे लिख दिया, तो इसको गुना कर दीजिएगा आप, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आ गया 15 नंबर पे क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन एकदम इजी है, देखिए मैं तोड़ तोड़ के पढ़ रहा हूँ कि ए प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट हुज चांसेस ऑफ द सॉल्विंग इट आर 1/4, 1/5 और 1/6। तो मैंने मान लिया यहाँ पे क्या कि 3 स्टूडेंट्स ए बी सी है, तुरंत मैं मान लिया, लेट 3 स्टूडेंट्स का नाम रखना है, कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हैं, कमल बिमल अरुण कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। मैं यहाँ मान इजी वे में कंसिडर करने के लिए कि तीनों स्टूडेंट्स का नाम मैं ए बी और सी रख देता हूँ, तो लेट एक लाइन लिख दीजिएगा तो और थोड़ा अच्छा लगेगा, लेट लेट ए कोमा बी कोमा सी बी 3 स्टूडेंट्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम, 3 स्टूडेंट्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पी ए के सॉल्व करने की प्रायिकता 1/4, अब पी ए की नहीं सॉल्व करने की प्रायिकता, एक से मैं माइनस कर दूंगा 1/4 को, तो आप बोलिएगा 3/4, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बी का देखता हूँ, बी के सॉल्व करने तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रायिकता, सॉल्व करने की प्रायिकता, तो बी पीबी इसका वैल्यू कितना दिया गया है, पीबी का वैल्यू 1/5, बी को सॉल्व नहीं करने की प्रायिकता का वैल्यू 1/4, 1/5, इसका एक से मैं माइनस कर देता हूँ, एक माइनस ऑफ 1/5, इसका वैल्यू आ जाएगा 4/5। अब फिर बी सी पी सी इसके सिलेक्शन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटीज का वैल्यू 1/6, तो रिजेक्शन की वैल्यू आप लिखिएगा 1 - 1/6 इज इक्वल टू 5/6। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या बोलना चाह रहा है वो। अब मैं क्वेश्चन पे यहाँ तक पढ़ने के बाद यहाँ मैंने सारा नोट डाउन कर लिया कि क्या क्या करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ये बोलना चाह रहा है कि जो प्रॉब्लम जो है वो प्रोबेबिलिटीज का वो सॉल्व हो गया, तो इसके लिए आपको क्या करना है होगा,
क्या करना होगा कि पहले निकालना होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कई तरीका से है। सबसे पहले मैं इसका अगर मैं रिजेक्शंस का वैल्यू निकाल रहा हूँ लेता हूँ कि प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने की प्रायिकता, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने की प्रायिकता, यहीं पे मैं है स्पेस, एक मिनट यहीं पे मैं मिटा लेता हूँ कॉपी करके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। चलिए अब देखिए, आप मुझे ये बताइए कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रायिकता, इसमें बहुत सारा कंसिडर क्वेश्चंस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं मिटाता हूँ इस सारे का सारा। एक लाइन यहाँ पे जो दिया गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व, आप इसको जैसे इस लाइन को पढ़िएगा तो आप बोलिएगा कि या फिर सर ए सॉल्व कर देगा, या फिर बी सॉल्व कर देगा, या फिर सी सॉल्व कर देगा। तो उधर ए सॉल्व किया तो बी और सी नहीं सॉल्व करेगा, बी सॉल्व किया तो ए सी नहीं सॉल्व करेगा, अगर सी सॉल्व किया तो ए बी नहीं सॉल्व करेगा, इसमें या फिर तीनों सॉल्व कर देगा। तो इसमें कितना सारा कॉन्ट्राडिक्शन, कितने सारे कंडीशंस बन रहा है। अगर आप यहाँ पे सोचिए कितना सारा, उतना को सॉल्व करने से अच्छा है कि मैं निकाल लूं कि तीनों में से तीनों सॉल्व नहीं कर पाया, ऐसा निकाल सकता हूँ। ऐसा निकाल सकता हूँ, क्या लिखूंगा कि प्रोबेबिलिटीज दैट द क्वेश्चन विल नॉट बी सॉल्व, अगर मैं ये निकाल लूं प्रोबेबिलिटीज दैट प्रोबेबिलिटीज दैट क्वेश्चंस विल नॉट बी सॉल्व, अगर मैं सॉल्व का निकालूंगा तो बहुत सारा कंडीशन बन रहा है, बहुत सारा। उस कंडीशन से बचने के लिए मैं यहाँ पे नॉट लिख दिया कि अगर मैं नॉट का निकाल निकाल दूं, देखिए मैं नॉट का निकालूंगा तो आप क्या बोलिएगा कि सर ना ही पी ए सॉल्व कर पाएगा प्रॉब्लम्स को, ना ही पी बी सॉल्व कर पाएगा, ना ही पी सी सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, मैंने साथ तीनों का तीनों कंसिडर कर लिया। तो मैं निकाल लेता हूँ कि पहले नहीं सॉल्व करने की प्रायिकता, तो नहीं सॉल्व करने की प्रायिकता, सॉल्व करने की प्रायिकता 1/4, तो इसका निकाले थे वैल्यू कितना आ गया होगा 3/4, 3/4, इसका पीबी नहीं सॉल्व करने की वैल्यू 1/5, नहीं सॉल्व करने की वैल्यू 4/5, 4/5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। पीसी के वैल्यू सॉल्व करने की प्रायिकता 1/6, नहीं सॉल्व करने की प्रायिकता 5/6। आप यहाँ पे मुझे देख के बताइए, कटपिट कैंसिल आउट, एक बार में, दो बार में, दो बार में, और ये चार चार कैंसिल आउट, इसका मतलब ऊपर बचा मेरा एक, तो एक लिख दिए, और नीचे मेरा बचा दो, तो दो लिख दिए। ये 1/2 जो आया है वो नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन विल नॉट सॉल्व। और अभी आप पहले ही लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या, प्रायिकता होने की घटना और प्रायिकता ना होने की घटना दोनों का सम ऑलरेडी वंस होता है, वंस के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे नहीं लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन विल बी सॉल्व, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ क्वेश्चंस विल बी सॉल्व, इज इक्वल्स टू एक माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ क्वेश्चन विल नॉट सॉल्व। यही ना लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटीज ऑफ दैट क्वेश्चन विल नॉट सॉल्व। तो मैं यहाँ पे लिख करके आप इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/2। आप जैसे ही एक में से 1/2 माइनस कीजिएगा तो इतना घटा आपको आता है कि इसका वैल्यू 1/2 के ही बराबर आएगा। समझ में आ गया, मैंने यहाँ पे ये कंडीशंस क्यों अप्लाई किया, क्योंकि अगर ये यही नहीं अप्लाई करता, यहाँ पे नॉट वाला अगर नहीं मैं अप्लाई करता, मुझे यहाँ पे बहुत सारा कंडीशन निकल जाता है। वो सारा कंडीशन से बचने के लिए मैं यहाँ पे ये अप्लाई करके डायरेक्ट वैल्यू मैं निकाल लिया हूँ। 15 नंबर समझ में आ गया। अब मैं 16 नंबर पे आता हूँ। 16 नंबर क्या बोलना चाह रहा है, द प्रोबेबिलिटीज, इसी तरह मैं निकालूंगा द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ए एंड बी सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इज इतना दिया गया है, और इफ ऑल थ्री आर ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम सिमुल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द विल बी सॉल्व इट। कुछ नहीं, जैसे ही मुझे दिखा मैं सिर्फ वही लिखते जाऊंगा, क्या क्या स्टेप फॉलो करूंगा, जो दिया गया बस सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखूंगा। क्या, पी ए सॉल्व करने की, पी ए सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटीज कितना दिया गया है 1/3, नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटीज तुरंत बगल में यहीं पे लिख दिया हूँ, एक माइनस ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 2/3। पीबी सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटीज 1/4, कोमा पीबी नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटीज एक माइनस ऑफ 1/4, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 3/4।
पीसी सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटीज 1/6, पीसी सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटीज 1 - 1/6 इज इक्वल टू 5/6। ये सारा लिख दिया मैं, सारा जो दिया गया था मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सारा का सारा मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इफ ऑल द थ्री ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम सिमुल्टेनियसली, अगर तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटीज निकालना है सिमुल्टेनियसली, तो इसमें आपका कंडीशंस होगा क्या। उसके बाद बोला क्या गया है, फाइंड दैट द एग्जैक्टली वन, यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व इट। एग्जैक्टली वन बोल रहा है, इसका मतलब तीनों तो कोशिश किया सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी है, लेकिन उनमें में से किन्हीं एक से ही सॉल्व हो पाया। तुरंत मैं यहाँ पे एक स्टेप लिखूंगा, कॉपी पेस्ट, कॉपी 16 नंबर मैंने कॉपी यहाँ पे लिख दिया, कॉपी कंट्रोल सी, तुरंत यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको मैं मिटा दिया। अब देखिए क्या क्या कंडीशंस मेरा यहाँ पे बन रहा है, कंडीशन क्या क्या बन रहा है ये आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे तीन स्टूडेंट्स है, मतलब तीन एबीसी और तीन है, तीनों सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। आप जरा सोचिए कि एक एग्जैक्टली वन बोला है, एग्जैक्टली वन, वन ऑफ देम विल सॉल्व इट, इसका मतलब ए सॉल्व किया होगा तो बी और सी सॉल्व नहीं किया होगा, या फिर बी सॉल्व किया होगा तो सी और ए सॉल्व नहीं किया होगा, या फिर सी सॉल्व किया होगा तो ए और बी सॉल्व नहीं किया होगा। यही कहने का मतलब है। तो मैंने यहाँ पे सारों का चारों कंडीशन, तीनों का तीनों कंडीशन लिख दिया। क्या लिखूंगा मैं कि पी ओनली वन ऑफ देम विल सॉल्व, एक तो सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन बन रहा है मेरा कि पी अगर सॉल्व किया तो पी बी नॉट सॉल्व करेगा, पी नहीं, बी नहीं सॉल्व करेगा, सी नहीं सॉल्व करेगा, प्लस ऑफ अगर बी सॉल्व किया तो ए और सी सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे एक को ही दिखाना है ना सॉल्व करना। अगर या फिर पीसी सॉल्व किया है तो पीसी अगर सॉल्व किया है तो ए और बी नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए और बी नहीं सॉल्व कर पाएगा। अब इसका वैल्यू तो आप निकाल के रखे थे, क्या निकाले कि ए का सिलेक्शन का वैल्यू 1/3 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए का सिलेक्शन का वैल्यू 1/3 है, गुना बी का रिजेक्शन का वैल्यू सिलेक्शन का 1/4, तो रिजेक्शन का वैल्यू 3/4, 3/4 गुना ऑफ सी के रिजेक्शन का वैल्यू सॉल्विंग नहीं, तो 1/6 तो 5/6, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5/6 प्लस का प्लस, बी के सिलेक्शन का वैल्यू 1/4, 1/4, ए के रिजेक्शन का वैल्यू 2/3, आप वहां से वैल्यू लिख दीजिएगा 2/3। उसके बाद सी के रिजेक्शन का वैल्यू 1/6 मतलब 5/6, 5/6 प्लस ऑफ सिलेक्शन का वैल्यू 1/6, ए के रिजेक्शन का वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 है, ए के रिजेक्शन का वैल्यू 1/3 है, तो इसके रिजेक्शन का वैल्यू 2/3 आ जाएगा। ठीक है। अब पीबी का रिजेक्शन का वैल्यू 1/4 है, इसका मतलब 3/4 है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख लिया, जैसे ही क्या देखा, 3 4 6, 4 3 6, 3 4 6, कटपीट नहीं मिटाऊंगा, सबका एलसीएम निकाल देता हूँ इसका। 3 4 6 का 12, 12 आ गया, डायरेक्ट मैं लिख दिया यहाँ पे। मिटाइएगा कटपीट, देखिए मिट रहा है क्या कटपीट, हाँ इजी वे में कट भी रहा है, कट भी रहा है। नहीं तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, गुना करके भी लिख दीजिएगा तो भी सही हो जाएगा। 6 चौके 24, 24 के 72, 72 15 जोड़ 10 जोड़ 6 31 बटा 72, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, 17 नंबर तक बन गया आपका, 16 नंबर तक बन गया, 16 बन गया। अब मैं 17 पे आ जाता हूँ। क्या बोल रहा है 17 कि ए कैन हीट ए टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट। ठीक है। बी कैन हीट 3 टाइम्स इन ए 4 शॉट। ठीक है। एंड सी कैन हीट 2 टाइम्स इन ए 3 शॉट। ठीक है, मैंने समझ लिया कि क्या बोल रहा है ये।
अब मैं यहाँ पे गिवन डेट लिख देता हूँ कि जो टारगेट दिया था, ए जो है, ए कैन हिट ए टारगेट 4 टाइम्स, 4 बार वो जो टारगेट पे वो शॉट मार दिया, एक बार नहीं मार पाया, तो इसका मतलब 5 में से वो 4 बार मार दिया। तो मैं यहाँ पे नहीं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, पी ए। यहाँ पे आप लिखिएगा पी ए हिट द टारगेट, हिट ए टारगेट, हिट ए टारगेट, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए हिट ए टारगेट इज इक्वल टू कितना है, 4 बार मार दिया, कितने में से, 4 बार मार दिया, कितने में से, 5 में से, और नहीं मार पाया कितने बार में से, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए कांट हिट ए टारगेट, ये लिख सकते हैं कितने बार में, 1/5, एक बार नहीं मार पाया, 5 में से 4 बार तो वो मार दिया, इसका मतलब एक ही बार नहीं मार पाया, तो 1/5। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर यही बी क्या बोल रहा है, बी कैन हिट हिट 3 टाइम्स इन 4 शॉट, इसका मतलब 3 बार तो वो मार दिया, कितने में से, 4 में से, तो मार दिए 3 बार, वो मार दिया 4 में से, कितने बार नहीं मार पाया, एक बार नहीं मार पाया, कितने में से, 4 में से, इसका मतलब एक बार नहीं मार पाया, कितने में से, 4 में से, इसका मतलब अब फिर सी पे आ गए, सी, सी कितने बार मार दिया, 2 टाइम्स मार दिया, 2 टाइम्स मार दिया 3 शॉट में से, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज ऑफ सी हिट ए टारगेट, ये आप लिख दीजिएगा, कितने बार मार दिया, 2 बार मार दिया, कितने में से, 3 में से। ठीक है, रिजेक्शन का वैल्यू इसका कितना आ जाएगा, आप बोलिएगा कि एक ही बार तो नहीं मार पाया 3 में से, कि मेरा जो दिया गया था इस लाइन से यहाँ तो मैं निकल गया। अब वो पूछ क्या रहा है कि ए बी सी विल ऑल हिट द टारगेट, इसका मतलब तीनों का तीनों हिट का टारगेट किया, तो कुछ कहना चाह रहा है, कुछ नहीं, तो तीनों का तीनों अगर हिट का टारगेट किया, इसका मतलब पी ए का वैल्यू, पी बी का वैल्यू और पी सी का वैल्यू, तीनों का वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो आप यहाँ पे नहीं लिख लीजिएगा इसका वैल्यू, पी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/5, 4/5 गुना, और पी वी का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, 3/4, 3/4 गुना में, उसके बाद पीसी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3, तो 2/3 मेरा गुना में आ गया, मैंने 3 से यहाँ पे कैंसिल आउट किया, 4 से 4 कैंसिल आ गया, तो बचा कितना, ऊपर 2 नीचे 5, 2/5, आंसर नहीं आ गया आपका, बताइए तो, आ गया। बस यही बोलना चाह रहा था कि ए जो है वो 4 बार शॉर्ट में मार देता है, 4 टाइम 5 में से, तो एक बार नहीं मार पाता है वो, बी 3 बार मार लेता है 4 में से, एक बार नहीं मार पाता है वो, सी 2 बार मार लेता है 3 में से, एक बार नहीं मार पाता है वो। बस यही मैंने लिखा, और जो पूछा वो मैंने बता दिया। फिर इसमें बी नंबर में आते, बी क्या बोल रहा है, बी बोलना चाह रहा है क्या, कि बी एंड सी हीट, ए डज नॉट हीट, इसका कहने का मतलब है क्या, बी और सी हीट कर दिया उस टारगेट को, इसका मतलब बी ने हिट कर दिया और सी भी हिट कर दिया, यही कहना चाह रहा है, लेकिन ए नहीं हिट कर पाया, इसी का तो वैल्यू निकालना है। देखिए कितना इजी पूछ दिया। तो बी का वैल्यू कितना था, बी हिट करने का वैल्यू 3/4, और सी हिट कर दिया 2/3, 3/4 और 2/3, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3/4 गुना ऑफ 2/3, और ए हिट नहीं करने की प्रायिकता, ए हिट नहीं करने की प्रायिकता, ए नहीं हिट करने की प्रायिकता 1/5, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/5। अब नहीं निकाल लीजिएगा इसको, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 से 2 बार में, इसका मतलब 1/10, आंसर आ गया। अब मैं आ गया क्वेश्चन नंबर किस पे, 18 पे, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में 18 की बात करेगा कि नीलम नीलम हैज ऑफर्ड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इन ए क्लास 12। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। शी एस्टिमेटेड दैट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ रिसीविंग ए ग्रेड इन दिस कोर्सेज आर 0.2, 0.3 एंड 0.9 रिस्पेक्टिवली। कुछ नहीं, जो दिया गया मैं वहां पे लिखता हूँ सबसे पहले, जो दिया गया है यहाँ पे, गिवन दैट, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पी, और पी से फिजिक्स हो गया, पी से फिजिक्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ फिजिक्स, पीपी से प्रोबेबिलिटीज ऑफ फिजिक्स के इनके इनके रिसीविंग ग्रेड का वैल्यू कितना दिया गया है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ फिजिक्स, प्रोबेबिलिटीज ऑफ फिजिक्स रिसीविंग रिसीविंग ए ग्रेड इन दिस कोर्सेज इज 2.0.2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिसीविंग ए ग्रेड, आपको लिखना है क्या, रिसीविंग ए ग्रेड इन फिजिक्स इज इक्वल टू 0.2। अब इसी पे रिजेक्शन का वैल्यू, प्रोबेबिलिटीज ऑफ फिजिक्स इन नॉट रिसीविंग ए ग्रेड, इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, एक से मैं माइनस करूंगा 0.2 को, तो आप बोलिएगा 0.8, 0.8। अब इसी में आ गया दूसरा कौन सा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री,
तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ रिसीविंग ए ग्रेड्स इन केमिस्ट्री, ये आप लिखना है आपको, प्रोबेबिलिटीज ऑफ रिसीविंग ग्रेड इन केमिस्ट्री इज इक्वल टू 0.3, तो मैं यहाँ पे 0.3 लिख दिया है। अब प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉट रिसीविंग ग्रेड इन केमिस्ट्री, इसका मतलब PC नॉट इज इक्वल टू 0.3 इसमें आ गया, तो 1 माइनस ऑफ 0.3 ये लिखिएगा, आप लिखिएगा 0.7। ठीक है, कितना तो आ गया होगा। प्रायिकता होने की घटना और ना होने की घटना दोनों का सम एक के बराबर होता है, एक से माइनस माइनस कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि मैथमेटिक्स में, यानी प्रोबेबिलिटीज ऑफ रिसीविंग ए ग्रेड्स इन मैथमेटिक्स, इसका वैल्यू कितना गया है 0.19, 0.9। तो मैथमेटिक्स में नहीं ग्रेड रिसीव करने की वैल्यू तो 0.8। ये सारा कंडीशंस मैंने लिख दिया जो दिया गया था, जो दिया गया था। अब वो क्या पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दैट नीलम रिसीव ऑल ग्रेड ए, तीनों में वो ग्रेड ए रिसीव किया। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, आप एक नंबर दे करके आप नीचे लिखिएगा कि दो तीनों में अगर वो रिसीव किया है तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ फिजिक्स, इसमें भी रिसीव किया ग्रेड ए, इसमें भी रिसीव किया, केमिस्ट्री में भी ग्रेड ए, केमिस्ट्री में भी ग्रेड ए कोमा मैथ में भी ग्रेड ए, तीनों का वैल्यू का प्रोडक्ट मैं लिख देता हूँ 0.2, 0.2 गुना ऑफ 0.3 गुना ऑफ 0.9, इसको तीनों को मैं गुना करूंगा, तो तीनों को गुना कीजिएगा आप, 3 दूनी 6, 6 नंबर 54, 54 है, उसके बाद 3 अंक के बाद 0 है तो 0.54, इतना गुना आपको आ गया होगा। ठीक है, अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे इसका आ जाता हूँ, दूसरे नंबर पे कि नो ए ग्रेड, मतलब दोनों में से किसी ने नहीं रिसीव किया ग्रेड का, नो ए ग्रेड, तो अभी मैंने बगल में ही तो सारा लिख दिया था कि ना ही फिजिक्स ने रिसीव कर पाया ग्रेड ए, ना ही केमिस्ट्री रिसीव कर पाया ग्रेड ए, ना ही मैथमेटिक्स रिसीव कर पाया ग्रेड ए। तीनों का वैल्यू आप नहीं निकाल लीजिएगा, पहले आया था 0.8 फिजिक्स का और केमिस्ट्री का 0.7 और गुना ऑफ मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स का 0.1, 0.1। ऐसे आप कर सकते हैं, 8/10 आ गया, इसमें नीचे आ गया 7/10, 1/10, 56, 56 बटे नीचे 1000 आ गया, नीचे 1000 आ गया तो नीचे 3 जीरो तो 0.056, इसका आंसर आ गया ये वाला। उसके बाद क्या बोल रहा है तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे मैं आ जाता हूँ इसके क्वेश्चन पे। हाँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली 2 ग्रेड्स, इसका कहने का मतलब है कि एग्जैक्टली 2 ग्रेड, 2 ग्रेड, 2 ग्रेड मिला, एक को नहीं मिला होगा, यही कहने का मतलब है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा कि एग्जैक्टली दो, तीन में से दो को मिला है, एक ठो को नहीं मिला है, तीन गो में से दो ठो को मिला है, एक ठो को नहीं मिला है, तो इसमें क्या क्या कंडीशन बन सकता है कि पहले फिजिक्स को मिल गया होगा, साथ में केमिस्ट्री को भी मिल गया होगा, केमिस्ट्री मिल गया लेकिन मैथमेटिक्स को नहीं मिला होगा, ये कंडीशन बना। दूसरे में क्या बना होगा कि आप बोलिएगा कि सर केमिस्ट्री को मिल गया होगा, मैथमेटिक्स को भी मिल गया होगा, दोनों को मिल गया है लेकिन फिजिक्स को नहीं मिला होगा। फिर तीसरा क्या कंडीशन बन सकता है कि फिजिक्स मैथमेटिक्स को नहीं मिला, फिजिक्स को नहीं, केमिस्ट्री फिजिक्स को भी मिल गया होगा, मैथमेटिक्स को भी मिल गया होगा लेकिन केमिस्ट्री को नहीं मिला होगा। ये तीन कंडीशन बना इसमें, ये तीन कंडीशन बना, एग्जैक्टली दो का तीन कंडीशन मिला, लेकिन एक भी तो हो सकता है ना इसमें, एक का भी तो कंडीशन हो सकता है। तो इसमें आपको और यहाँ पे लिखना होगा क्या, प्लस, प्लस से के साथ लिखना होगा। अब मैं यहाँ पे दो का एग्जैक्टली दो का निकाल लिया, अब एक का निकालना होगा, दो का मेरा निकल गया, अब एक का निकालना है, एक का, तो एक का निकालने के लिए कि फिजिक्स, फिजिक्स में कंडीशंस बन गया होगा, फिजिक्स में कंडीशन बन गया होगा और उसमें कंडीशंस नहीं बना। एग्जैक्टली दो, एग्जैक्टली दो ही पूछा था ना, तो एग्जैक्टली दो, बस इसी का वैल्यू मुझे पुट करना है। हाँ, एग्जैक्टली दो ही पूछा था, इसी का वैल्यू पुट कर देना है बस, इसका मैं वैल्यू पुट किया। फिजिक्स का 0.8, 0.8, केमिस्ट्री का 0.3 था। अब मैथमेटिक्स की रिजेक्शंस का वैल्यू, मैथमेटिक्स की रिजेक्शंस का वैल्यू कितना आ गया था, मैथमेटिक्स की रिजेक्शंस का वैल्यू देखना होगा इसमें, कहाँ था मैथमेटिक्स की रिजेक्शंस का वैल्यू। हाँ, मैथमेटिक्स की रिजेक्शंस का वैल्यू, मैथमेटिक्स की रिजेक्शंस का वैल्यू 0.8।
इस डाटा को आप यहाँ से सॉल्व कीजिएगा। इतना बनाने के बाद सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ ही जाएगा पक्का। पीछे सारा वैल्यू पुट करके पूरा सॉल्व करके आप मुझे बताइएगा नेक्स्ट में कि आया था कि नहीं आया था। हाँ ठीक है, यहीं तक आज रखते हैं। अगले लेक्चर्स में मैं 18 के बाद 19 से लेकर जितने बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको मैं कवर कर लूंगा, और उसके साथ साथ एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट है वो कवर हो जाएगा।